स्वागत है। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपके साथ भी घटी हुई ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो आप हमें हमारे जीमेल मंत्रतंत्र32@gmail.com पर भेज सकते हैं और इस कहानी का एंड मिस करने की गलती कभी मत करना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। कुंड की व्यवस्था करके उसमें अग्नि डालकर और आहुति देकर जब भैरव बाबा ने मंत्र का जाप किया तो अचानक भयंकर तूफान की गति से एक एक करके दीपक बुझने लगे। इसके साथ ही एक भयानक चीख गूंजी, रुको, मंत्र जप बंद करो। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। प्रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसी समय एक कार का हॉर्न बजा और दरवाजा जोर से कर्कश आवाज के साथ खुला। एक आदमी हाथ में तूफान लेकर बाहर आया। दरअसल हम इस प्रेमी को खुश करने के लिए शहर में एक अच्छा रिसोर्ट बुक कर सकते थे। क्या यह एक रोमांच नहीं है? आपको जंगल के भीतर से प्रकृति की सराहना करनी होगी। मैं कमरे में वापस आया और थोड़ा फ्रेश हुआ। जब वैसे तो उस रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन सुबह मैंने प्रिया को यह कहते हुए सुना कि कल रात किसी ने घंटी की आवाज सुनी थी और हल्की चीख भी। प्रिया ने कहा, देखो, तुम मुझे जानवर की आवाज कहकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तुम ही डर रहे हो। मैं चुप हो गया। आज बोकलपुर बाजार था, जो पास के आदिवासी गांव में था। प्रिया ने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। बाजार पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जंगल के बीचों बीच मेले जैसा माहौल था। हमारे साथ एक आदिवासी लड़का भी था जो हमारा गाइड था। मैं बाजार गया और घूमते घूमते एक बूढ़ी औरत की दुकान पर पहुंचा। वह मिट्टी और पेड़ की टहनियों से बनी कुछ जरूरी चीजें बेच रही थी। वह बाजार के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में बैठी थी। वहां एक आईना था जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी तस्वीर में फंसा हुआ हो। इससे पहले कि वह पलटकर कुछ कह पाती, प्रिया ने कहा, क्या मैं इसे अपने हाथ में देख सकती हूँ? लेकिन जब उसने आईना अपने हाथ में पकड़ा तो वह चौंक गई। देखने से ही पता चल रहा था कि उस पर चांदी का वर्क लगा हुआ है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत 1000 से ज्यादा होगी। प्रिया की आंखों में चाहत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे वह आईना चाहिए था। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराई, ये लो, तुम मेहमान हो। फिर हमने कुछ और चीजें खरीदी और वापस अपने रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही मैं सूखी चट्टानी नदी पार कर रहा था, मुझे अचानक कुछ नजर आया। प्रिया कहाँ है? प्रिया, प्रिया, मैंने आवाज लगाई और जब मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरे सामने एक छाता था और लड़का आश्चर्य से देख रहा था। मैं पागलों की तरह जंगल में दौड़ने लगी और चिल्लाने लगी, प्रिया, प्रिया, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मैंने कहा। प्रिया ने कहा, मैंने उसे यहीं रुकने को कहा और थोड़ी दूर चली गई, लेकिन तभी छोटा बच्चा यहाँ आ गया और उसे ढूंढ लिया। मैंने बहुत पूछा लेकिन कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। वापस आते समय एक बात ने मुझे परेशान कर दिया। जिस जगह प्रिया बैठी थी वह हमारे बंगले के रास्ते के बिल्कुल सामने थी। घर वापस आकर नहाकर मैं डाइनिंग टेबल पर प्रिया का इंतजार कर रहा था। अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे बताओ कैसा लगा? मैंने आश्चर्य से पीछे देखा, प्रिया वहीं खड़ी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि प्रिया अब बिहारी लहजे में बोल रही थी और मुझे तुम कहकर संबोधित कर रही थी, जो वह कभी नहीं करती थी। यहाँ तांत्रिक काला जादू करते हैं। शाम गहराने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान साया उसे घेर रहा है। इस बीच प्रिया का व्यवहार भी बदल रहा है। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं पश्चिम के आसमान में डूबते सूरज को देख रहा था। तभी पीछे से किसी जंगली पक्षी की कर्कश आवाज ने मेरे कानों को झकझोर दिया, रामचरण। उसने कहा, आज भी बिजली नहीं आएगी।
जनरेटर खराब है। रात के अंधेरे में प्रिया कहाँ चली गई? चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, फिर भी दूर से नाच गाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। मोमबत्ती बुझ चुकी थी। मैं डर के मारे आगे बढ़ रहा था। तभी तीसरी मंजिल का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और मैंने जो देखा, कमरे के अंदर अभी भी कई मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन तेज हवा में भी वे बुझी नहीं। जैसे ही मैंने कहा बैठ जाओ, एक कुर्सी मेरी ओर बढ़ी। मैं उस कुर्सी पर ऐसे बैठा जैसे सम्मोहित हो गया हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया पूरे कमरे को डांस फ्लोर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। चाहे छत हो या दीवारें, वह हर जगह नाच रही थी। होश में आने के बाद मैंने खुद को गलियारे में सोफे पर लेटा हुआ पाया। रामचरण मेरे चेहरे पर पानी छिड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। मैं बाल बाल बच गई। बस थोड़ा और होता तो वह राक्षस मुझे मार डालता। जानते हो वह राक्षस कौन है? वह प्रिया की परछाई है, जुमरी बाई। मैंने कहा, नहीं सर, इस माई जी पर भूत सवार है। उसने हम में से एक पर हमला किया है। तभी कमरे के अंदर से एक जोरदार चीख आई। कौन? किसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। कमरे से एक बूढ़ा साधु निकला, लाल कपड़े पहने, गले में रुद्राक्ष और हाथ में झोला। वह भैरव बाबा थे। उन्होंने कहा कि वह शाम को सूर्यास्त के बाद इसी कमरे में पूजा करेंगे और रामचरण से सारी व्यवस्था करने को कहा। पूरा दिन डर और चिंता में बीता। मैं लगातार वह चीख, वह गुहार सुनता रहा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सूर्यास्त के बाद भैरव बाबा ने अपने 2 शिष्यों के साथ मिलकर अग्नि जलाई और मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी एक जोरदार चीख निकली। दरवाजा खुला और एक भयानक आकृति बाहर निकली। उसका चेहरा, हाथ और पैर सब कटे हुए थे। भयानक। उसी क्षण भैरव बाबा ने जयतारा कहकर सिंदूर छिड़का और जुमरी बाई के प्राण प्रिया के शरीर से निकल गए। मंत्र पढ़ते हुए उसने सिंदूर छिड़का। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जल्दी से शीशा ले आओ। वह आत्मा का निवास है। मैंने आखिरकार शीशा तोड़ दिया और उसे चिमनी में फेंक दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। भैरव बाबा ने प्रिया पर गंगाजल छिड़का और उसे घर ले आए। उन्होंने कहा, कल सुबह डॉक्टर को दिखाओ, इसके शरीर पर चोटें हैं। डॉक्टर आए और उसका इलाज किया। प्रिया को पूरी तरह से ठीक होने में 1 सप्ताह लगा। हम अभी भी वहीं थे। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। भैरव बाबा के निर्देशानुसार मैंने दर्पण का फ्रेम जंगल में फेंक दिया। फिर एक दिन रामचरण से पता चला कि यह गेस्ट हाउस पहले मकान मालिक का गार्डन हाउस था। छोटे मकान मालिक ने जुमरी बाई को प्रेम जाल में फंसाने के लिए काला जादू किया था। यह दर्पण जुमरी को बहुत प्रिय था, लेकिन बाद में यह कहाँ चला गया, यह किसी को पता नहीं चला। लेकिन एक दिन अचानक वह दर्पण वापस आ जाता है और जुमरी की आत्मा जाग उठती है। यह पाठ का पूर्णतः संशोधित और शुद्ध बंगाली अनुवाद है। यदि आप इसे वीडियो स्क्रिप्ट, उपन्यास या नाटक के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो मुझे बताएं और मैं इसे तदनुसार व्यवस्थित कर सकता।